वेलकम टू ES पॉइंट। आज मैं आपके लिए फिर से एक पर्यावरण से संबंधित टॉपिक लाई हूँ। इसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण। निम्न में से कौन सी वनस्पति मरुस्थल में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी वनस्पति मरुस्थल में नहीं पाई जाती है? झाड़ियाँ, कैक्टस, कीकर या चीड़? तो झाड़ियाँ जो हैं ये भी मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में ही पाई जाती है। कैक्टस का पौधा भी रेगिस्तान में ही पाया जाता है और कीकर भी रेगिस्तान में ही पाया जाता है, पर चीड़ का पौधा रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा चीड़। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा चीड़। ये मरुस्थल में नहीं पाई जाती है, चीड़ पाया जाता है। चलिए हम इनका झाड़ियों का, कैक्टस का, इसके बारे में भी कुछ डीपली देख लेते हैं। हमारे मेन पॉइंट है इसके बारे में कुछ ये जी झाड़ियाँ जो होती हैं रेगिस्तान और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं। मतलब झाड़ियाँ जो भी होती हैं ये कीकर, कैक्टस, बबूल, ये सब रेगिस्तान में और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है, वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वनस्पतियों की तो बहुत कमी होती है। और ये वनस्पतियाँ जो इनमें उगती भी हैं तो ये होती हैं बबूल, कीकर, कैक्टस और खजूर। और इन क्षेत्र के जो जीव होते हैं मुख्य इन जगहों पे जो रहते हैं वो होते हैं सांप और बिच्छू। सांप, बिच्छू मेनली इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम चीड़ के बारे में देख लेते हैं। चीड़ जो होती है लकड़ी, ये पाई जाती है शीतोष्ण सदाबहार वनों में। ये दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष होते हैं बांस, चीड़ और यूकेलिप्टिस। और शंकुधारी जो वन होते हैं इनमें भी चीड़ की लकड़ी पाई जाती है। चीड़ की लकड़ी शीतोष्ण सदाबहार वनों में भी पाई जाती है और शंकुधारी वनों में भी पाई जाती है। ये इन सब में पाई जाती है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तड़ित, बांध, भूकंप, भूस्खलन। इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तड़ित, जो आसमान में बिजलियाँ चमकती हैं बहुत तेज़ तेज़, तड़ित वो होती है, ये तो प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंप, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। और भूस्खलन, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। तो बांध जो होता है ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती है, ये तो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो बांध कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम देख लेते हैं जो इसमें हैं। सबसे पहले है तड़ित। तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी होती है जो आसमान में बरसात के, तूफानों के मौसम में एकदम से चमकती है। तड़ित उसको बोलते हैं, बिजली जो चमकती है। ये एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। तड़ित जो है बादलों में आवेश धनात्मक और ऋणात्मक के इकट्ठा होने से पैदा हो जाती है। तड़ित का प्रभाव ये होता है कि ये बिजली गिरने से जान माल की हमारी हानि हो जाती है। और भूकंप तो पृथ्वी में कंपन जो होता है उससे उत्पन्न होते हैं। भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा ही है और भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। जगह जगह भूमि के खिसक जाने से भूस्खलन हो जाता है, तो भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है। और भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है, ये कई टुकड़ों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण आता है? हमने ऊपर अभी देखा है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसके कारणों पर विचार करना है हमें। भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के रगड़ खाने से आता है, उल्कापिंड के गिरने से आता है, ज्वालामुखी के फटने से आता है, या भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से आता है, या फिर इन सब में होगा उपरोक्त सभी। तो देखिए भूकंप पृथ्वी की प्लेटों से मेनली रगड़ खाने से ही आता है। दूसरा उल्कापिंड, कभी ऐसा होता है कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी से आके टकरा जाते हैं तो उनके टकराने से भी जो कंपन पैदा होता है उससे भूकंप आ जाता है। ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो बहुत अधिक तेज़ होता है तो उसकी वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। और भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से भी भूकंप आ जाते हैं। ये सब अन्य कारण है। मेन कारण भूकंप पृथ्वी की प्लेटों के रगड़ खाने से ही आता है। तो इसका मतलब हमारा इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भूकंप उपरोक्त सभी के कारण आ जाते हैं। अच्छा, भूकंप आने के कारण के बारे में और जान लेते हैं। तो भूकंप जो होता है ये
पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं, इसके आपस में रगड़ खाने से जो कंपन पैदा होती है, इससे भूकंप आता है। इसके बारे में डीपली मैं आपको बता देती हूँ। भूकंप पृथ्वी का एक कंपन होता है। पृथ्वी कई टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो 6 है। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती रहती हैं। जब ये रगड़ खाती हैं तो कंपन पैदा होती है और यही कंपन पृथ्वी की सतह पर आती है। तो मेनली प्लेटों की रगड़ खाने से ही भूकंप आता है और अन्य कारणों से भी भूकंप आ जाता है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी भूकंप से रिलेटेड ही है। रिएक्टर स्केल पर कितने अंक लिखे होते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर कितने अंक लिखे होते हैं? 0 से 9, 1 से 12, 5 से 10 या 0 से 20। तो रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 तक अक्षर अंक लिखे होते हैं। 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। अब मैंने रिएक्टर स्केल की एक फ़ोटो लगा दी है, आप इसको भी देख सकते हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने अंक होते हैं। और रिएक्टर स्केल के बारे में मैं आपको आगे भी और कुछ समझाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा इसका विवरण दे रखा है यहाँ पे। 2.0 या इससे कम अगर रिएक्टर स्केल पर तीव्रता है भूकंप की तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5.0 से 6.0 तक है तो इससे चीज़ें हिलती हैं, तेज़ कंपन होती है। 6.0 से 7.0 होती है तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है। और 7.0 या इससे अधिक होती है तो फिर तो ये विनाशकारी भूकंप होता है। इससे जान माल की बहुत अधिक हानि होती है। तो यहाँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भूकंप की तीव्रता देखने के लिए कि कितना भूकंप, कितनी तीव्रता होगी जिससे हमें कितना नुकसान होगा, कितना उसका प्रभाव होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के समय क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, पीने का पानी इकट्ठा करके रखना चाहिए, बिजली के गिरे तारों को नहीं छूना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो सुरक्षित स्थान पर तो चले जाना चाहिए, ये तो है। और पीने का पानी भी इकट्ठा करके रखना चाहिए क्योंकि चक्रवात आने के बाद पता नहीं क्या हालात हो, बिजली भी नहीं आती है, बहुत परेशानी होती है। और बिजली के गिरे तारों को भी नहीं छूना चाहिए, वो तो कभी भी नहीं छूना चाहिए चक्रवात के समय ही क्या। तो हमारा इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब मैं आपको चक्रवात के बारे में बता देती हूँ। चक्रवात वायुमंडल में वायु का घूमता हुआ एक पिंड होता है। ये इसकी मेन एक डेफिनेशन मान लीजिए आप। लेकिन चक्रवात बनते कैसे हैं, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि चक्रवात बनते कैसे हैं। जब एक क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है तब उस क्षेत्र में वायुदाब तो कम हो जाता है और आसपास के उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से वायु तेज़ गति से इस निम्न दाब वाले जब क्षेत्र में आती है की तरफ बहना शुरू कर देती है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे उसके चारों तरफ उच्च गति की वायु की परतें कुंडली के रूप में घूमना शुरू कर देती हैं और इसी कारण चक्रवात बनते हैं। इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात के चारों तरफ तो अशांत क्षेत्र होता है लेकिन इसके केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसे नेत्र कहते हैं। नेत्र के चारों तरफ लगभग 150 किलोमीटर तक काले घने बादल होते हैं और ये घंघोर वर्षा करते हैं। तो ये हो गया चक्रवात के विषय में। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंघोर वर्षा के समय आसमान में एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तड़ित, उल्कापिंड, सप्तऋषि, टॉर्नेडो। तो इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने पीछे भी आपको बताया, इसको कहते हैं तड़ित। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम तड़ित। और तड़ित के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया पीछे, एक बार और बता देती हूँ। ये एक विशाल स्तर की चिंगारी होती है और इसका प्रभाव, इसके गिरने से जानमाल की बहुत हानि होती है। इससे बचाव बता देती हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में। इससे बचाव हम ऐसे कर सकते हैं, तड़ित के समय बाहर निकलने से परहेज़ करना चाहिए। कार या बसों में हो तो उसकी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। तार वाले फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तड़ित के समय नहाना नहीं चाहिए और बिजली उपकरणों को उनको सॉकेट से ही निकाल देना चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करनी चाहिए जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के कितने भाग पर वन होने चाहिए? 20%, 25, 33% या 40%? कितने भाग पर वन होने चाहिए? तो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति के 33% भाग पर वन होने चाहिए, जो कि है नहीं। प्रकृति के
संतुलन को बनाए रखने के लिए जितने वन होने चाहिए इतने नहीं हैं। और हमारी भारत की भूमि पर मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ 23% भाग पर ही वन है, जबकि 33% भाग पर वन होने चाहिए। वन को इनके अत्यधिक महत्व होने के कारण हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड। वन को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है अत्यधिक महत्व के कारण, यानी कि हरा सोना। वनों से हमें चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इस वन के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन या शंकुधारी वन। तो इसका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष जो होते हैं शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ये मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में होते हैं। इन वनों के मुख्य जानवर जो होते हैं हाथी, शेर, बाघ, गोल्डन लंगूर। और इनके वनों के मुख्य वृक्ष होते हैं साल, शीशम, सागवान, बांस, आम, चंदन, नीम। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। और इन वनों के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और इनकी लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के काम आती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वन के वृक्षों के प्रयोग से अखबारी कागज़, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनते हैं। किस ये शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शंकुधारी वन? कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर होगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन के बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा। इनको टैगा बोला जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं सदाबहार होते हैं और ये वृक्ष जो होते हैं ऊंचे होते हैं और शंकु के आकार के होते हैं। इसी वजह से इनको शंकुधारी वन कहा जाता है। जबकि नारियल के वृक्ष होते हैं ये भी ऊंचे होते हैं, परंतु ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष होते हैं चीड़, देवदार, सिल्वर फर। और इस वन में जो जानवर रहते हैं वो मुख्य जानवर होते हैं ध्रुवीय भालू, रजत लोमड़ी और मिंक। इस वन के वृक्ष नरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के बच्चे गांव गए, वहां बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया आजकल ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं था जब गांव के पास घने वन थे। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या होगा? नई सड़कों का निर्माण, यातायात में वृद्धि, वनों की कटाई या बांधों का निर्माण? तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन से जैसे कि इसका आंसर पता चलता है कि जब गांव के पास घने वन थे तब ध्वनि प्रदूषण नहीं था। आजकल ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है। तो इसका आंसर होगा वनों की कटाई। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? वनों की कटाई। टॉपिक पर एक नया वीडियो जल्दी आएगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता। इस वजह से मैंने इसकी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें।